ओके, देखिए, तो हम कह रहे थे कि एंटीजन प्रोसेसिंग कैसे होती है। एंटीजन जब भी आता है तो सबसे पहले जो सेल एक्टिवेट होती है, दे ऑल आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, दे विल फर्स्ट रिकॉग्नाइज द एंटीजन, ठीक है। और एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए उनके पास कई सारे चीजें होती हैं, जैसे कि दे विल रिकॉग्नाइज बाय एंटीजन एपिटोप्स, यानी कि अगर वो बी सेल्स है तो दे हैव अ पैराटोप ऑफ एंटीजन, यानी कि उनके पास बी सेल रिसेप्टर है। ओके, अगर वो मैक्रोफेजेस या डेंड्राइटिक सेल्स है तो हो सकता है कि एंटीजन बाइंड विद कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल, और दीज कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल हैव बाइंडिंग साइट फॉर मैक्रोफेजेस, यानी कि उनके कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर जो है वो मैक्रोफेजेस के पास या डेंड्राइटिक सेल्स के पास है। और मे बी दे बाइंड टू द आईजीजी मॉलिक्यूल, जिसके सरफेस रिसेप्टर भी मैक्रोफेजेस के पास है। तो उसके थ्रू ये फैगोसाइटिक सेल से बाइंड करते हैं, या फिर बी सेल से, यानी कि विद द हेल्प ऑफ बी सेल रिसेप्टर्स ये बाइंड करते हैं। अब इन एंटीजन की फर्दर प्रोसेसिंग होती है, यानी कि अब इनको इनगल्फ किया जाता है, और इनकी प्रोसेसिंग दो तरीके से होती है। एक एक्सोसाइटिक प्रोसेसिंग होती है और एक एंडोसाइटिक प्रोसेसिंग होती है। तो एक्सोसाइटिक प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि ये जो मॉलिक्यूल है इनको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन किया जाता है, यानी कि जो लाइसोसोम है वो इनसे फ्यूज होंगे इस वेजाइकल से, या इसको कहते हैं फैगोसोम। तो फैगोसोम से फ्यूज होंगे, और फ्यूज होने के बाद अपने डाइजेस्टिव एंजाइम यानी कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसमें रिलीज करेंगे, और इनको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है। और ब्रेक डाउन करने के बाद थ्रू एमएचसी ये सरफेस पे शो किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की प्रोसेसिंग को एमएचसी एक्सोसाइटिक प्रोसेसिंग और MHC2 के थ्रू ये शो किए जाते हैं। सेकेंड प्रोसेसिंग क्या होती है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, और वहां पर इनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन किया जाता है। या फिर अगर ये वायरस है, ठीक है, तो ये आगे डीएनए से बाइंड करते हैं, और डीएनए में जो है इनकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है, यानी कि ये इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं और अपने प्रोटीन बनाते हैं वहां पर, और वो प्रोटीन फिर जो है MHC1 के थ्रू शो किया जाता है, यानी कि ये एंडोसाइटिक प्रोसेसिंग है। अब अगर वो MHC2 के थ्रू शो हो रहे हैं एक्सोसाइटिक प्रोसेसिंग, तो फिर ये जो MHC2 है इसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा? इनको रिकॉग्नाइज करेंगे CD4 यानी कि हेल्पर टी सेल्स, और हेल्पर टी सेल्स इन रिस्पॉन्स टू दिस MHC ये फर्दर एक्टिवेट करेंगे बी सेल्स को या मैक्रोफेजेस को। अगर ये बी सेल्स से जुड़ रहे हैं तो बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, और अगर मैक्रोफेजेस से जुड़ रहे हैं तो फिर ये क्या करते हैं, साइटोकाइन प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो साइटोकाइन है ये फिर बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। साइटोकाइन फॉर एग्जांपल अगर ये मैक्रोफेज से जुड़े तो हमने बताया था कि IL-2 या फिर इंटरफेरॉन गामा या फिर TGF अल्फा, सॉरी TGF बीटा और TNF अल्फा, ठीक है, इंटरफेरॉन गामा, ये सब आपको बताया जा चुका है कि जो टी हेल्पर सेल है ये फर्दर डिफरेंशिएट होती है किस में, TH1 या TH2 से। ये इट विल डिपेंड ऑन द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कि वो मैक्रोफेज है कि बी सेल्स है। तो अगर वो मैक्रोफेजेस है तो ये दे विल कन्वर्ट इनटू TH1, क्योंकि फिर जो IL-12 है वो इसको फर्दर डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। और TH1 फिर क्या रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं इंटरफेरॉन गामा, IL-2, ठीक है, और वो क्या करते हैं बी सेल्स जो कि TH2 है उसको इसके रिस्पॉन्स को कम करते हैं, लेकिन जो बी सेल्स है उसमें क्लास स्विचिंग कराते हैं। क्लास स्विचिंग का मतलब ये है कि जैसे इंटरफेरॉन गामा है तो IgG
प्रोड्यूस करवाएगा, IL-2 है तो वो IgA प्रोड्यूस कराएगा, उसी तरीके से IL-4 है तो वो IgA प्रोड्यूस कराएगा। तो डिफरेंट टाइप्स के साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, वो फर्दर क्लास स्विचिंग कराते हैं, यानी कि प्लाज्मा सेल फॉर्मेशन करते हैं। और प्लाज्मा सेल फॉर्मेशन से क्या होता है, डिफरेंट आइसोटाइप यानी एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज नोन एज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये क्या कहलाता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। क्योंकि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि एंटीजन बाइंडिंग टू द एंटीबॉडी। फर्स्ट टाइम जब एंटीजन एंटीबॉडी से या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से बाइंड कर रहा है, फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट इंफेक्शन हुआ तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स से आइसोटाइप स्विचिंग और एफिनिटी मैच्योरेशन यानी मेमोरी सेल फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, ये क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट? क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए, प्रोसेसिंग हो गई। प्रोसेसिंग का मतलब कि एंडोसाइटिक साइटिक या फिर एक्सोसाइटिक प्रोसेसिंग हुई, जिससे कि MHC1 और MHC2 के थ्रू ये शो हुए। ठीक है, यानी कि पेप्टाइड्स जो है यानी एंटीजन और एपिटोप वो शो हुए। उसके बाद एक्टिवेशन कैसे होता है? एक्टिवेशन बाय द प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस दैट इंक्लूड IL-4 which activate B cells, include interferon gamma which activate macrophages. Then macrophages in turn to secrete IL-1, IL-6 and TNF alpha which activate T cells. उसी तरीके से एक्टिवेटेड T cells एक्सप्रेस IL-2 रिसेप्टर एंड वो खुद को ही यानी कि ऑटोकाइन क्राइन जो है सिग्नलिंग से खुद को एक्टिवेट करते हैं। दिस इज द ऑटो एक्टिवेटर एंड स्टिमुलेट बी सेल्स। देन को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस प्रोसेस के लिए। को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल मैंने बताया था आपको कि वो CD40 और CD40L होते हैं दोनों में, यानी CD40 टी सेल्स के पास है, CD40L बी सेल के पास है। उसी तरीके से B7 मॉलिक्यूल होता है, उसके पास CD78 मॉलिक्यूल होता है। तो इस तरीके से को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल का भी मैच्योरेशन के लिए, बी सेल मैच्योरेशन और टी सेल मैच्योरेशन के लिए इंपॉर्टेंस है, यानी कि क्लास स्विचिंग के लिए भी इंपॉर्टेंस है को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल का। ओके, तो इसके अलावा एडहेशन मॉलिक्यूल यानी कि ICAM है, LFA है, ठीक है, VCAM है। तो ये सारे मॉलिक्यूल भी इंपॉर्टेंट है फॉर फर्दर एक्टिवेशन एंड क्लास स्विचिंग ऑफ द बी सेल्स, इवन टी सेल्स मैच्योरेशन। तो टी सेल्स बी सेल्स मैच्योरेशन के लिए या एक्टिवेशन के लिए को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल एज वेल एज जो साइटोकाइंस है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टी सेल एंड बी सेल एक्टिवेशन। तो कैसे एक्टिवेशन हो रहा है? एक्टिवेशन बाय द हेल्प ऑफ दिस साइटोकाइंस, बाय द हेल्प ऑफ दिस co-stimulatory molecule, by the help of adhesion molecule. Okay, now after activation, अब टी सेल बी सेल कॉपरेशन, ये टी सेल और बी सेल एक दूसरे से कॉपरेट करेंगे। कॉपरेट का मतलब ही जैसे मैंने बताया कि वो एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट इन द सेंस कि साइटोकाइन प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। वो IL-2 प्रोड्यूस कर रहा है तो खुद को एक्टिवेट कर रहा है, IL-4 प्रोड्यूस कर रहा है तो क्लास स्विचिंग करा रहा है, IL-5 प्रोड्यूस कर रहा है तो क्लास स्विचिंग करा रहा है। इवन अगर TH1 है तो वो इंटरफेरॉन गामा प्रोड्यूस कर रहे हैं, TNF अल्फा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये फिर फर्दर क्लास स्विचिंग कराते हैं, ठीक है। तो टी सेल और बी सेल क्या करते हैं, आपस में लिंकअप होते हैं। लिंकअप किससे होते हैं? लिंकअप होते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस CD40 एंड CD40L लिगेंड्स के थ्रू। इवन इसके अलावा भी लिंकअप होते हैं वो एडहेशन मॉलिक्यूल के थ्रू। देन दे विल एक्टिवेट ईच अदर, वो एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस साइटोकाइंस। तो प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग के बाद एक्टिवेशन हुआ, एक्टिवेशन हुआ उसके साथ साथ कॉपरेशन हुआ, ठीक है, दोनों एक दूसरे से कॉपरेट करते हैं
एंड नेक्स्ट इज क्लोनल सिलेक्शन। ठीक है, क्लोनल सिलेक्शन का मतलब यह है कि एंटीजन सेलेक्ट द सेल दैट हैव कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर बाय बाइंडिंग टू देम। एंटीजन सेलेक्ट करते हैं कि किसके पास उसका कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर है जिससे उसको बाइंड होना है, और वो फिर फर्दर उसका मैचुरेशन या प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन करवाते हैं। इसी को कहते हैं क्लोनल सिलेक्शन। ठीक है, क्लोनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के क्लोन है, तभी एक दूसरे से बाइंड करेंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तभी बाइंड करेंगे। अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो दे कैन नॉट बाइंड विद ईच अदर। ठीक है, तो बाइंडिंग नीड्स अ कॉम्प्लीमेंट्री साइट, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो। ठीक है, तो और कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हो सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री तब हो सकते हैं जैसे कि उनके पास कुछ स्पेसिफिसिटी हो। ठीक है, और वो स्पेसिफिसिटी जनरली किस रीजन में होती है? इट इज प्रेजेंट ऑन द हाइपर वेरिएबल रीजन ऑन द बी सेल्स और टी सेल्स। ठीक है, तो हर एक बी सेल और टी सेल्स के पास दे हैव ओनली वन एंटीजन रिसेप्टर दैट हैव स्पेसिफिसिटी ऑन इट्स सरफेस। एक रिसेप्टर एक ही एंटीजन से बाइंड करता है, मतलब कि सिंगल रिसेप्टर सिंगल टाइप ऑफ एंटीजन से बाइंड करेगा। ठीक है, और सिंगल टाइप ऑफ एंटीजन सिंगल टाइप ऑफ एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, ये स्पेसिफिसिटी होती है। ओके, ऐसा नहीं है कि हर एक एंटीजन किसी भी एंटीबॉडी से बाइंड कर रहा है और कोई भी एंटीबॉडी किसी भी एंटीजन से जुड़ रही है। इफ दे हैव कॉम्प्लीमेंट्री रीजन तो दे कैन बाइंड विद द एंटीबॉडी। ठीक है, तो अगर एंटीजन के पास जो बाइंडिंग साइट है सेम स्पेसिफिक साइट एंटीबॉडी के पास है, तभी वो उससे बाइंड करेगी। और बाइंड आफ्टर बाइंडिंग अगर वो बी सेल और टी सेल से बाइंड कर रही है तो फिर क्या होता है? सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन होता है, जिसको कहते हैं क्लोनल एक्सपेंशन। यानी कि बी सेल्स जो है वो प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल में कन्वर्ट होती है। ओके, तो क्लोनल सिलेक्शन मीन्स दे विल सेलेक्ट या एंटीजन सेलेक्ट द कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर बाइंडिंग रीजन, और then they will undergo cell division and differentiation after binding. This is the diagram कि एंटीजन आए और एंटीजन बी सेल्स पे बाइंड कर रहे हैं, और बी सेल्स के पास एंटीजन रिसेप्टर है, यानी कि आईजीएम या फिर आईजीडी। तो एंटीजन किसी पर्टिकुलर एक, फॉर एग्जांपल इससे बाइंड किया सेकेंड वाले से, तो इससे बाइंड किया क्योंकि इसी के पास कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर था। तो आफ्टर बाइंडिंग दे विल मैच्योर दिस बी सेल्स, यानी कि अब ये फर्दर डिवाइड होंगे, मैच्योरेशन होगा यानी सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस होगी, तो 1 से 2 बने, फिर इन 2 से 4 बने। ठीक है, तो इस तरीके से सेल्स डिवाइड होती जाती है, कई सारी सेल्स बनती जाती हैं। या इसको आप ये भी कह सकते हो कि बी सेल्स का फर्दर मैच्योरेशन कैसे होता है? बी सेल्स का मैच्योरेशन या पॉजिटिव सिलेक्शन तब होता है जब वो एंटीजन से बाइंड करते हैं, तभी तो बी सेल्स बनती है। तो 90% तो एंटीजन से बाइंड नहीं कर पा रही है, तो जो 90% नहीं बाइंड कर पा रही है तो उनका क्या हो जाता है? नेगेटिव सिलेक्शन होता है, उनको अपोप्टोसिस के लिए भेज दिया जाता है। और जो 10% बाइंड हो जाती है उनका क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, यानी कि अब वो फर्दर डिफरेंट टाइप की सेल्स बनाएंगी, और ये जितनी भी डिफरेंट टाइप की सेल्स होंगी इनके पास सेम टाइप का वीडीजे रीजन होगा। ये हम बता चुके हैं, क्योंकि क्यों होगा वीडीजे सेम रीजन? बिकॉज ऑफ एलिलिक एक्सक्लूजन। ये मेथड है वीडीजे रीजन सेम टाइप की स्पेसिफिसिटी वाला वीडीजे रीजन होने का। तो एलिलिक एक्सक्लूजन हुआ जिससे कि सेम टाइप का वीडीजी रीजन सब में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो इसलिए एंटीजन उसके बाद फर्दर किसी से भी बाइंड कर सकता है क्योंकि सबके पास सेम वेरिएबल रीजन। लेकिन देन जो एंटीजन बाइंड किया
अब जैसे हम होता क्या है कि स्टार्टिंग में यानी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो एंटीजन है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही एंटीजन आया होगा, कई सारे एंटीजन्स होंगे। और अगर वो किसी पर्टिकुलर एंटीबॉडी या बी सेल रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, तो हो सकता है कि इससे स्पेसिफिसिटी उसकी कम हो, जो आफ्टर क्लास स्विचिंग से जो मेमोरी सेल्स बनी है उससे स्पेसिफिसिटी ज्यादा हो सकती है। यानी कि जो एफिनिटी है या टाइटनेस ऑफ बाइंडिंग है वो इससे ज्यादा हो सकती है, बिकॉज ऑफ ये जो प्रोड्यूस हुआ है, ये कैसे प्रोड्यूस हुआ? बाय द सोमैटिक म्यूटेशन। तो ये क्या होगा, ये अब बाकी जितने भी एंटीजन बच्चे होंगे उनसे हाई एफिनिटी से बाइंड होगा, तो उनका रिमूवल और रैपिड होगा। तो इसीलिए मेमोरी सेल फॉर्मेशन होता है। मेमोरी सेल फॉर्मेशन होने से क्या होगा कि फर्दर यही एंटीजन या जितने भी एंटीजन बचे हुए हैं उनका फर्दर एलिमिनेशन आसानी से हो जाए। यानी कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बहुत रैपिड होता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स स्लो होता है, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और एक्टिवेशन टाइम लेता है। साइटोकाइन प्रोडक्शन होगा, फर्दर मैच्योरेशन होगा, और मैच्योरेशन के बाद फिर प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बनती है। लेकिन जब सेकेंड टाइम वो बाइंड करता है तो ऑलरेडी हाई एफिनिटी वाले एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो वो क्या करते हैं, तुरंत रैपिड रिस्पांस देते हैं और तुरंत उससे बाइंड करके तुरंत उसका एलिमिनेशन कराते हैं। सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस इज डिपेंड ऑन द दीज प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। खैर ये एंटीजन सिलेक्शन की बात हो रही थी, अभी हम सेकेंडरी पढ़ेंगे। ये क्लियर है कि क्लोनल सिलेक्शन क्या है, यानी कि एंटीजन सेलेक्ट करता है कि किसको डिवाइड करवाना है। 10% डिवाइड होंगे और बाकी 90% डिवाइड नहीं होंगे। ओके, नाउ द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो मैंने बताया कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स डिपेंड ऑन द एंटीजन, जो एंटीजन बाइंड कर रहा है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स फिर टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट कर रही हैं, जो फिर टी हेल्पर सेल्स क्या कर रहा है, फर्दर एक्टिवेशन कर रहा है खुद को और बी सेल्स को, और प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल फॉर्मेशन कर रहा है। नाउ द सब्सिक्वेंट एक्सपोजर, दोबारा से सेम एक्सपोजर होता है, देन क्या होता है, अब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा। जब दोबारा से एक्टिवेशन होगा, दोबारा से एंटीजन आएगा, तो जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स से जो पहले से आइसोटाइप स्विचिंग हुई है, यानी कि आईजीजी फॉर्मेशन हुआ है या आईजीए फॉर्मेशन हुआ है, वो क्या होगा, वो रिस्पॉन्स करेगा, रैपिड इम्यून रिस्पॉन्स करेगा और इनको आसानी से क्लियर करेगा। खैर डिफरेंसेस क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में? तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में डिफरेंस है कि दे हैव मोर एंटीबॉडी। ठीक है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के केस में सरफेस एंटीबॉडी थी। ओके, तो सरफेस एंटीबॉडी ही रिकॉग्नाइज करती है एंटीजन को और फिर उसका फर्दर फैगोसाइटोसिस से क्लियरेंस हो सकता है या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से क्लियरेंस हो सकता है। सेकंड इज लैग फेज इज ऑलवेज शॉर्टर। लैग फेज का मतलब है कि जो स्टार्टिंग का फेज है, जब एंटीजन बाइंडिंग होती है, उसके बाद जो रिस्पांस होता है, तो रिस्पांस क्योंकि स्मॉल है, ठीक है, तो जो प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में जो वो होता है, क्या कहते हैं, लैग फेज होता है, वो लंबा होता है, क्योंकि एंटीबॉडी का जो एलिमिनेशन होता है उसमें टाइम लगता है, और इसमें लैग फेज बहुत छोटा होता है, क्योंकि जैसे ही एंटीजन आया वैसे ही उसका जो है ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, एलिमिनेशन शुरू हो जाता है, तो लैग फेज कम हुआ, लॉग फेज ज्यादा हुआ, क्योंकि एंटीबॉडी तुरंत आके बाइंड करके तुरंत उसको रिमूव कर देती है। तो लॉग फेज लंबा बट लैग फेज शॉर्टर होता है। लैग फेज का मतलब एक्टिवेशन टाइम कितना लग रहा है, ठीक है, तो एक्टिवेशन टाइम बहुत स्मॉल लगता है, जबकि प्राइमरी में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। Now the third is less antigen is required to trigger a response. A single antigen can activate the system. जबकि प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में जितने एंटीजन बाइंड होते जाएंगे उतना जो है एक्टिवेशन होता जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक्टिवेशन के लिए कुछ नहीं चाहिए, पहले से मेमोरी सेल डेवलप है,
सिंगल एंटीजन को भी रिकॉग्नाइज करके वो रिमूव कर सकता है, यानी कि सिंगल एंटीजन ही एक्टिवेट कर सकता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को, या मिनिमम एंटीजन रिक्वायर्ड टू इंड्यूस द रिस्पॉन्स। तो डिफरेंस क्या है कि एंटीबॉडी ज्यादा से ज्यादा होती है, एक्टिवेशन टाइम कम लगता है, और कम एंटीजन रिक्वायर होते हैं रिस्पॉन्स को क्रिएट करने में। ठीक है, होता क्या है अब देखिए, द एंटीबॉडी आइसोटाइप डिफर्स एज फॉलो। कैसे एंटीबॉडी आइसोटाइप डिफर होती हैं? देखिए, इन प्राइमरी रिस्पॉन्स आईजीएम ऑलवेज अपीयर फर्स्ट। प्राइमरी रिस्पॉन्स का मतलब कि बी सेल रिसेप्टर से बाइंडिंग हो रही है, तो बी सेल रिसेप्टर क्या है? आईजीएम है। ठीक है, तो आईजीएम आज सबसे पहले अपीयर होते हैं, उसके बाद आईजीडी होता है। दिस इज द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। बट इन सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो इंजेक्टेड एंटीबॉडी है, अगर वो प्लाज्मा के थ्रू आई है, ठीक है, यानी कि पेरिटोनियल सरफेस या किसी और सरफेस के माध्यम से आई है, तो आईजीजी प्रीडोमिनेंटली एक्सप्रेस। अगर वो प्लाज्मा में आई है तो आईजीजी सबसे पहले जो है वो एक्सप्रेस होगी, या सबसे ज्यादा एक्सप्रेस होगी। और अगर वो ओरल रूट से आ रही है, ठीक है, या म्यूकोसल सरफेस पे कोई भी एंटीजन आ गया, ऐसे बनाते ओके। तो अगर वो म्यूकोसल रूट या फिर ओरल या फिर नेजल पैसेज के थ्रू अगर एंटीबॉडी आ रही है, तो वो फिर ट्रिगर करेगी आईजीए रिस्पॉन्स को। यानी कि आइसोटाइप स्विचिंग जो है वो हो चुकी होती है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में। ठीक है, यानी बी सेल्स जो है वो टी हेल्पर सेल से बाइंड करके साइटोकाइन रिलीज कर चुके हैं, प्लाज्मा सेल्स बन चुकी हैं। अब रूट डिसाइड करेगा कि कौन सी एंटीबॉडी ज्यादा एक्सप्रेस करेगी। अगर वो प्लाज्मा सेल्स के थ्रू एंटीजन आ रहा है तो आईजीजी ज्यादा एक्सप्रेस करेगी, और अगर वो म्यूकोसल रूट से आ रहा है, यानी ओरल रूट से या फिर इनहेल्ड हो रहे हैं, ठीक है, यानी नेजल पैसेज से आ रहा है, तो आईजीए रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ये कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ द आइसोटाइप स्विचिंग। कि आइसोटाइप स्विचिंग हो चुकी है, प्लाज्मा सेल फॉर्मेशन हो चुका है, तो ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है। तो इसमें डिपेंड करेगा कि किस पैसेज से आएगा, उस पैसेज के थ्रू कौन सी आइसोटाइप सबसे ज्यादा उस एंटीजन को रिमूव करेगी। तीसरा या पांचवा कंडीशन ये है कि एंटीबॉडी एफिनिटी चेंजेस इन द इम्यून सिस्टम। एफिनिटी अब चेंज हो चुकी है क्योंकि मेमोरी सेल फॉर्मेशन हो चुका है, और मेमोरी सेल फॉर्मेशन हमने बताया था एफिनिटी मैच्योरेशन से होता है, यानी कि सोमैटिक म्यूटेशन से हुआ। तो जिससे क्या हुआ कि जो एंटीजन एंटीबॉडी से एक पर्टिकुलर स्पेसिफिसिटी से जुड़ता था, अब वो हाई एफिनिटी से जुड़ेगा, यानी कि और टाइटनेस से जुड़ेगा, जिससे कि और ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होगा। ठीक है, तो जिससे वो रैपिडली एलिमिनेट हो जाएगा। तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो रैपिड होता है बिकॉज ऑफ दीज रीजन, आइसोटाइप स्विचिंग एंड एफिनिटी मैच्योरेशन, या प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। ओके, नाउ द रेगुलेटरी साइटोकाइंस। तो बहुत सारे साइटोकाइंस जो है वो रिलीज होते हैं टी हेल्पर सेल्स द्वारा या बी सेल्स के द्वारा, या टी हेल्पर सेल 1 और टी हेल्पर सेल 2, जो कि टेबल 1 to 12.1 में दिया हुआ है, उस यानी कि दिस इज द साइटोकाइंस। ये साइटोकाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब इनको याद करना पड़ेगा, और याद करने की जरूरत नहीं होगी अगर आपको पाथवे याद है कि किस पाथवे में कौन एंटीबॉडी कौन साइटोकाइंस रिलीज हो रहा है और क्या क्या कर रहा है। फॉर एग्जांपल IL-2 है, तो ये टी हेल्पर सेल्स के पास ही इसका रिसेप्टर होता है, तो खुद का ही ये जो है एक्टिवेशन करता है, यानी कि टारगेट सेल क्या है? खुद है, टी हेल्पर सेल्स ही है। तो ये फर्दर खुद का प्रोलिफरेशन एंड ग्रोथ करते हैं।
उसी तरीके से IL4 है, ये भी टी हेल्पर सेल 2 रिलीज करते हैं और ये बी सेल का क्लास स्विचिंग कराते हैं। क्लास स्विचिंग यानी कि IgG और IgE फॉर्मेशन कराते हैं और खुद का प्रोलिफरेशन एंड ग्रोथ करवाते हैं। उसी तरीके से NKT है यानी नेचुरल किलर सेल्स है, ये भी IL4 रिलीज करते हैं। मास सेल्स है, ये भी IL4 रिलीज करते हैं। मास सेल्स जो है वो टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और इनहिबिट करते हैं मैच्योरेशन अलोंग द TH1 पाथवे, यानी कि अगर IL4 रिलीज हो रहा है TH2 से तो TH1 पाथवे को वो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। ठीक है, ये भी बता चुके हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल रिवर्स होते हैं। अगर TH2 एक्टिवेट हो रहा है तो TH1 को सप्रेस करेगा और TH1 अगर एक्टिवेट हो रहा है तो TH2 को सप्रेस करेगा। ओके, नाउ द IL-10 ये भी टी हेल्पर सेल 2 रिलीज करता है और ये बी सेल्स की क्लास स्विचिंग कराता है, यानी कि IgG1 और IgG3। इसके अलावा CD टी सेल्स भी इसको एक्टिवेट करते हैं। मैक्रोफेजेस यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी एक्टिवेट रिलीज करते हैं इसको, मैक्रोफेजेस भी रिलीज करते हैं और बी सेल्स भी रिलीज करते हैं। ठीक है, और टारगेट एक तो बी सेल्स है जिसमें क्लास स्विचिंग होती है और दूसरा है टी हेल्पर सेल्स, यानी कि जो नेव टी हेल्पर सेल्स है उनमें क्या होता है, फर्दर मैच्योरेशन होता है इनटू द टी हेल्पर सेल 2 में और ये टी हेल्पर सेल 1 को इनहिबिट करते हैं, यानी एक को एक्टिवेट करेंगे तो एक को इनहिबिट करेंगे। टी हेल्पर सेल 2 को एक्टिवेट करते हैं और टी हेल्पर सेल को इनएक्टिवेट करते हैं। कौन? IL-10। उसी तरीके से IL-12 डेंड्राइटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस ये रिलीज करते हैं। हमने बताया था कि मैक्रोफेजेस IL-12 के थ्रू क्या करते हैं, टी हेल्पर सेल 1 को एक्टिवेट करते हैं। तो अगर टी हेल्पर सेल 1 एक्टिवेट हो रहा है तो टी हेल्पर सेल 2 क्या होगा, वो इनहिबिट होगा। फिर इन रिस्पॉन्स टू दिस जो इंटरफेरॉन गामा होंगे ये रिलीज होंगे, जिससे कि ये फर्दर डिफरेंशिएशन करवाएंगे TH1 का। ओके, नाउ द IL-17 ये टी हेल्पर सेल रिलीज करते हैं और ये मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स इनको एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट इन द सेंस क्या है कि ये IL-17 जो है ये प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन है। तो जब भी कोई टिश्यू रप्चर होता है तो TH हेल्पर सेल इसको रिलीज करते हैं, जिससे कि मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स की होमिंग होती है। होमिंग इन द सेंस कि वो उस साइट पे पहुंचते हैं जहां पे टिश्यू रप्चर हुआ होता है। ठीक है, तो ये कीमो अट्रैक्टेंट की तरह काम करते हैं। उसी तरीके से IL-23 है, ये रिलीज करेंगे डेंड्राइटिक सेल्स और ये एक्टिवेट करेंगे CD4 को, यानी कि टी हेल्पर सेल 1 को, जिससे कि फर्दर प्रोडक्शन होता है IL-17 का। TGF-बीटा टी हेल्पर सेल 2 रिलीज करते हैं और ये बी सेल की आइसोटाइप स्विचिंग कराते हैं, यानी कि IgA में कन्वर्ट कराते हैं और टी हेल्पर सेल 1 को ये इनहिबिट करते हैं। इंटरफेरॉन गामा NK सेल्स और इसके साथ साथ टी हेल्पर सेल 1 रिलीज करते हैं, यानी कि ये टी हेल्पर सेल 2 को इनहिबिट करेंगे और आइसोटाइप स्विच कराएंगे, यानी कि G1 और G3 में, और खुद को का फर्दर प्रोलिफरेशन कराते हैं। इसके अलावा बी सेल्स में वही सेम चीज है कि आइसोटाइप स्विचिंग कराते हैं, टी हेल्पर सेल को इनएक्टिवेट कराते हैं। तो इस तरीके से ये साइटोकाइंस हैं, इनको याद करना पड़ेगा आपको। नहीं याद करना है तो फिर आपको इनके पाथवेज जो है वो याद होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। नाउ द एडहेशन मॉलिक्यूल, द ग्लू दैट बाइंड्स। ठीक है, तो एडहेशन मॉलिक्यूल जो है वो भी, उनका भी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्या है? टू फर्दर एक्टिवेशन, मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द टी सेल्स और बी सेल्स। बी सेल्स और टी सेल्स का एक्टिवेशन और उसका क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन के लिए। इसके साथ साथ
जो ग्रेनुलोसाइट्स है यानी कि फैगोसाइटिक सेल्स है, उनकी होमिंग के लिए, यानी कि जो इन्फ्लामेशन होता है उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब भी कोई भी पैथोजन क्या करता है, टिश्यू इन्फेक्शन करता है तो क्या होते हैं, टिश्यू डैमेज होते हैं। टिश्यू डैमेज होने पर क्या होता है, जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं या फिर मोनोसाइट्स हैं, ये फिर वहां पर पहुंचती हैं जहां पर टिश्यू रप्चर हुआ होता है, जिससे कि वहां पर उस इन्फेक्शन को कम किया जाए या खत्म किया जाए। तो वो इनके पहुंचाने का काम, इनको जल्दी से जल्दी जो है उस एरिया में पहुंचाने का काम ये एडहेशन मॉलिक्यूल करते हैं, यानी कि सेलेक्टिन है, इंटीग्रिन है। ये क्या करते हैं, उस जब वासोडायलेशन होता है तो वासोडायलेशन में जो वास्कुलर सरफेस है वहां पर सरफेस पे ये शो होना शुरू हो जाते हैं। तो शो होते हैं जिससे कि क्या होती है, रोलिंग होती है, और रोलिंग से फिर एक्स्ट्रावेसेशन के थ्रू ये वहां पर पहुंचते हैं। तो इनका एक्सप्रेशन रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लामेशन के लिए, यानी कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के लिए। तो एडहेशन मॉलिक्यूल जो है वो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से एडहेशन मॉलिक्यूल है? वन इज सेलेक्टिन। सेलेक्टिन कौन कौन से है? ई सेलेक्टिन। डिपेंड ऑन द कहां पर ये सब एक्सप्रेस हो रहे हैं। जैसे कि ई सेलेक्टिन कहां पर एक्सप्रेस हो रहे हैं? एंडोथीलियल, इसीलिए इसको ई सेलेक्टिन कहा गया। एल सेलेक्टिन ये एक्सप्रेस हो रहे हैं ल्यूकोसाइट्स। पी सेलेक्टिन ये एक्सप्रेस हो रहे हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये क्या कराते हैं, जितने भी सेलेक्टिन मॉलिक्यूल हैं इनका काम है कि ये एपिथेलियल वॉल पे एक्सप्रेस होते हैं और उसकी रोलिंग और एक्स्ट्रावेसेशन करा रहे हैं, परमिएबिलिटी बढ़ा देते हैं। एड्रेसिन है। एड्रेसिन कहां पर एक्सप्रेस हो रहे हैं? ये एक्सप्रेस होते हैं एंडोथेलियल वॉल पे, हाई एंडोथेलियल वेन्यूल पे, म्यूकोसल लिम्फोसाइट टिश्यू वेन्यूल पे। ठीक है, और किससे बाइंड करते हैं? ये सेलेक्टिन से बाइंड करते हैं, यानी कि एड्रेसिन जनरली सेलेक्टिन से बाइंड कर रहे हैं, एल सेलेक्टिन से। उसी तरीके से इंटीग्रिन है, तो इंटीग्रिन यानी कि LFA1, MAC1, CR4 और VLA1, ये हमने बताया था आपको कि ये कहां पर एक्सप्रेस होते हैं। ये फैगोसाइटिक सेल्स जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, टी सेल्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, डेंड्राइटिक सेल्स, लिम्फोसाइट्स, इनमें एक्सप्रेस होते हैं। इनके पास इनका जो है रिसेप्टर होता है। LFA मॉलिक्यूल इनके सरफेस पे पाए जाते हैं। मैक मॉलिक्यूल, CR4, VLA ये इसके सरफेस पे पाए जाते हैं। डेंड्राइटिक सेल्स, नेस्ट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस, और ये बाइंड करते हैं ICAM, इसके अलावा IC3B और VCAM से। ठीक है, तो इसके ये जनरली बी सेल्स के पास होता है, या फिर जो है एंडोथेलियल वॉल पे होते हैं जिसपे ये जो है रोल कर रहे होते हैं, तो उसके रिसेप्टर इनके पास होते हैं। इसी तरीके से इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली, तो ICAM है। ठीक है, इंट्रासेलुलर एडेशन मॉलिक्यूल, ICAM 2, ICAM 3, VCAM, LFA3। तो ये सारे इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली के, क्योंकि ये इम्यूनोग्लोबुलिन जीन के द्वारा जो है सिंथेसाइज होते हैं। इनके ये पाए जाते हैं टी सेल्स पे, या फिर एंडोथेलियल वॉल पे, या फिर डेंड्राइटिक सेल्स पे, या लिम्फोसाइट या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के पास पाए जाते हैं। और इनके लिगेंड जैसे कि अगर CD2 है तो LFA3 है, ICAM है तो LFA1 है, यानी कि इनके लिगेंड टी सेल्स के पास या फिर बी सेल्स के पास या फिर जो है एंडोथेलियल वॉल के पास होते हैं, जिससे वो बाइंड करते हैं। तो ये कुछ एडहेशन मॉलिक्यूल हैं जो कि एक्टिवेशन, डिफरेंशिएशन, प्रोलिफरेशन, इसके साथ ल्यूकोसाइट होमिंग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, क्लियर है?